नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और ये कार्यक्रम है आज के मेहमान। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आज के मेहमान में हमारे साथ कौन है, पहले ये बता दूं कि इस समय मेरे साथ मौजूद है मेरी प्यारी सहेली विनीता। तो विनीता से पूछते हैं, आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। अच्छा, आए हैं तो काम भी बताइए। पहले जरा आप मुस्कुराइए। मुस्कुराएं कैसे, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को। भाई, बिछुड़ने की बात तो रश्मि आप मत ही करिए। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन ओ रंगीला रे, यूं रंगा है तेरे रंग में मेरा मन, छलिया रे न बुझेगी किसी जल से ये जलन। जैसे राधा ने माला जपी श्याम की, वैसे ही हम दोनों ने गीतकार नीरज के गीतों की माला बांध दी और समा बन गया। और ये जो गीतों की माला है ना विनीता, इस माला में जो सुगंध बिखेरेंगे वो गीत भी होंगे और साथ में एक विशेष मेहमान भी होंगे आज हमारे स्टूडियो में। हम अपने श्रोताओं को ये बताए चलते हैं कि आज के हमारे मेहमान हैं मृगांक प्रभाकर। दोस्तों, अपने गीतों के जरिए आम आदमी के जज्बात को जुबान देने वाले लोकप्रिय कवि नीरज की रचनाओं में जमाने का दुख दर्द सांस लेता है। नीरज ने अपने दिल की बात सुनी, उनकी जो आवाज थी, इस आवाज की अभिव्यक्ति से कविता का जो अक्स बना, उसमें उनके दिल की धड़कनों के साथ दुनिया के दिल भी धड़कते हैं। इस एहसास में मोहब्बत की खुशबू है, जीवन का फलसफा है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम गीतकार कवि गोपाल दास नीरज की पावन स्मृतियों को सहेजने की कोशिश करेंगे। उनके रचना संसार में बसे काव्य रस से रूबरू होंगे और इस सफर में हमारे साथी होंगे उनके सुपुत्र श्री मृगांक प्रभाकर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं मृगांक प्रभाकर जी का। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। हालांकि मैं पहले भी इन कार्यक्रमों में आया हूँ, लेकिन आज जिस विषय पर चर्चा करने आ रहे हैं वो मुझे लगता है कि ये शायद पहली बार ऐसा होगा कि मैं आज आपको उन अनछुए पलों की, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ नीरज, वो शायद मैं आपको बताऊंगा। और ये पहला मंच होगा जहां मैं आज वो सारी बातें बताऊंगा कि एक एक गीत फिल्म इंडस्ट्री में कैसा लिखा गया है, एक एक कविता कैसे लिखी गई। ये मेरे लिए भी बड़ा रोमांचक होगा और मेरे लिए बड़ी गर्व की बात होगी कि एक पुत्र जो है अपने पिता की कहानी सुना रहा है। और मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। मैं छवि देख पा रही हूँ कवि नीरज की आप में, जब आप बात कर रहे हैं, जो आपका बोलने का स्टाइल है। क्योंकि मैंने भी बचपन में दूरदर्शन में कितनी बारी मंचों पे नीरज जी को गाते हुए सुना है, उनके गीत सुने हैं और उन गीतों के साथ हमने आंसुओं की धारा भी बहाई है और खुशी के पलों का भी अनुभव किया है। दिल को छूने वाले गीत उनके। और ऐसा कवि जब मंच से निकलकर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचता है, कालजयी गीतों की रचना उन्होंने की है। बिल्कुल, देखिए नीरज साहब का जो सफ़र है फिल्म इंडस्ट्री के या कविता में या मंच पे और पूरे हिंदी साहित्य में, मैं से कहूँगा, मैं से इतर नहीं मानता कि फिल्म इंडस्ट्री अलग है या मंच अलग है या गोष्ठियाँ अलग हैं। वो एक 70 साल का सफ़र है और वो 70 साल में जो नीरज का योगदान है वो अविस्मरणीय है। मतलब उसे बुलाए नहीं भूल सकते, क्योंकि आप जब किसी को छंद को पकड़ेंगे या जब आप हिंदी में किसी शब्द को पकड़ेंगे तो लगेगा कहीं नीरज ने वो प्रयोग तो नहीं किया, भंवरे की कुंजन, ओ नीरज नैना। तो ये सारे जो शब्द हैं वो आपको सुनने को मिलेगा, एक नया प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। आज नीरज की जो दास्तान है 70 साल की, वो मुझे लगता है कि 2 घंटे में 1 घंटे में सुनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन मैं कुछ अनछुए पल में आपको वो आज जरूर रूबरू कराऊंगा। मुझे लगता है कि वो भी जानना चाहिए कि उस वक्त स्थिति क्या थी, अब स्थिति क्या है, पहले गीत कैसे लिखा जाता था, अब कैसे गीत लिखा जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा, मतलब मैं आपके प्रयास की भी सराहना करता हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया। एक गीत मेरे दिमाग में आ रहा है, सुबह न आई शाम न आई, फिल्म थी चाचा चा। जी जी जी, नीरज साहब की देखिए वो पिक्चर के साथ ना बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि 1963 में नीरज साहब की पहली डेब्यू फिल्म, आप उसे बोल सकते हैं कि नीरज साहब ने, उसके डायरेक्टर चंद्रशेखर भी थे, उनकी भी वो डेब्यू फिल्म थी जी। और आश्चर्यजनक बात यह है कि उसमें जो फिल्म में हीरोइन थी उस वक्त, हेलेन, उनकी भी डेब्यू फिल्म थी। तो ये तीनों एक साथ जो डेब्यू कर रहे थे। और हालांकि चंद्रशेखर साहब नीरज साहब की कविता सुन चुके थे और ये मेरा सौभाग्य की बात है कि आज मैं 60-70 साल बाद इसी मंच से नीरज साहब का जो पहली कविता थी, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कालजयी है, और वो यहीं से पढ़ी गई थी और आकाशवाणी दिल्ली से पढ़ी गई थी। ये एक ऐसा कालजयी गीत है जिसमें जीवन का फलसफा है
और वो समय के साथ वहीं खड़ा है, हर समय में शाश्वत है, सत्य है। इस गीत के बारे में अगर हम चर्चा ना करें तो मुझे लगता है ये कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि कैसे इस गीत की रचना हुई थी, क्या कहानी है इस गीत के पीछे? मुझे लगता है कि नीरज साहब जब काव्य मंच पे जाना शुरू कर रहे थे तब उस दौर का ये कविता है उस वक्त की, और उससे पहले भी नीरज साहब ने कविताएं लिखी। और मैं विद्रोही हूँ जग में विद्रोह कर आया हूँ, तो इनफैक्ट आप विश्वास करेंगे मेरी बात पे कि 14 साल की उम्र से नीरज साहब ने कविता लिखना शुरू किया, और जो बचपन बीता है वो बड़ा कठिनाइयों में बीता है। तो मुझे लगता है कि नीरज साहब की जो पीड़ा थी, जो उन्होंने जीवन का दौर देखा कि छोटी सी उम्र में पिता का गुजर जाना, फिर 5 भाइयों का साथ लालन पालन करना, और फिर जो है इटावा छोड़ के अलीगढ़ आना, मौसी के यहाँ रहना, वो जो जीवन का दौर देखा है उस वक्त, संघर्ष का दौर जो उन्होंने देखा है, जो गरीबी देखी है, जो बाप का साया नहीं था उनके ऊपर। तो मुझे लगता है कि कई बार नीरज को लोग बोलते हैं कि नीरज श्रृंगार के कवि हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो श्रृंगार नहीं है, वो बेसिकली फिलॉसफी है लाइफ की, जो उनके श्रृंगार में झलकती है। जैसे क्या बढ़िया बात लिखते हैं, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। क्या बढ़िया बात है, देखिए शब्दों का संचयन देखिए, और क्या दोहा लिखा है, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य, कवि होना सौभाग्य। वाह, फिलॉसफी है। आप इसे किसी भी रूप में देखें, आप श्रृंगार के रूप में देखें, खुशबू सी आ रही है जाफरान की, फिर खिड़की खुली है उनके मकान की। अब इसे श्रृंगार देखते हैं, लेकिन नीरज यहाँ फिलॉसफी लिखते हैं कि साहब अगर आपको मुलाकात करनी है गौरीशंकर तो आपको मन के पट खोलने पड़ेंगे, तभी वो जाफरान की खुशबू आपको महसूस होगी, तभी आप गौरीशंकर की यात्रा कर सकते हैं। नीरज साहब ने गीत लिखा कारवां गुजर गया, और बहुत पहले लिखा गया था, मतलब मुझे लगता है कि आज़ादी से पहले का है। मुझे लगता है मंच पर ये पहले लोकप्रिय हो चुका था। लोग इससे पहले उन्होंने कविता पढ़ी थी, मैं द्रोही हूँ जग में विद्रोह करने आया, उनकी वारंट भी कटे अंग्रेजी सरकार में, उन्हें तड़ी पार भी होना पड़ा। लेकिन ये गीत ज्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि आप इसके शब्दों को देखेंगे, बिल्कुल एक एक करके गढ़ा हुआ, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुबे शूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े गुवार देखते रहे, कारवां गुजर गया, गुवार देखते रहे, नींद भी खुली ना आती कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे कि जिंदगी। अब ये जीवन का संघर्ष है, नींद भी खुली ना थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे जिंदगी फिसल गई, पाँच पात झर गए शाख शाख झर। तो ये जो गीत है नीरज का, ये बहुत पॉपुलर हुआ उस वक्त। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जब ये गीत पॉपुलर हो गया 1949 की, आपको मैं बात बताता हूँ जो मैंने पिता से अपने सुनी। बाबूजी बहुत यंग एज में थे, और उस वक्त उन्हें इसी गीत के ऊपर जो है कैलकटा जो है पहली बार कवि सम्मेलन में आमंत्रण किया गया। पहले कवि सम्मेलन में पेमेंट नहीं हुआ करता था, फीस नहीं दिया जाता। तो बाबूजी बीए 3rd ईयर में थे, तो उस वक्त बिरला साहब कलकत्ता में कार्यक्रम किया करते हैं, बहुत कल्चरल रिच सिटी है वो आज भी। तो वहां से एक पत्र आया कि आपको इस कवि सम्मेलन में आना है। आप विश्वास करिए उस कार्यक्रम के उम्दा हरवंश राय बच्चन जी, दिनकर जी, बहुत बड़े बड़े लोग उस मंच पर मौजूद थे। अब बाबूजी के पास पैसे नहीं थे जाने के लिए, तो उन्होंने बिरला साहब को पत्र लिखा कि आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ 3rd ईयर, आई कांट अफोर्ड टू कम टू कैलकटा, मेरे पास पैसा भी नहीं है आने के लिए। तो बिरला साहब के पास से पुनः आया कि नहीं, हम आपको पैसा देते हैं, तो 51 रुपया हम आपको देंगे और 2nd क्लास का टिकट देते हैं, आप कलकत्ता आइए। तो पहली बार जब मंच पे बच्चन जी के साथ कविता पाठ किया उस यंग आदमी ने, तो बच्चन जी के शब्द थे, आज के बाद इस मंच को नीरज संभालेगा। और वो समय है 70 साल, और वो भविष्यवाणी सही हुई। जी, जो साहित्यकार आदमी वो समझ लेता है किसके पास क्या है। वो बच्चन जी के शब्द कि आज के बाद ये इस मंच जो है नीरज संभालेंगे। तो वो आज से 70 साल तक वो मंच उनके रहा, और वो मंच के रहे, वो लोगों के रहे और लोग उनके रहे। ये उनकी खासियत उनके नीरज की कविताओं के अंदर थी। तो बहुत पॉपुलर रहा ये गीत उस वक्त। जी, नई उम्र की जो नई फसल थी, युवाओं पर ये कहानी थी, और जो साथ में नीरज जैसे जो युवा जो पहले ही संघर्ष की आग से तप कर निकले थे, जब जुड़े तो फिर ऐसा कालजयी गीत जब उसमें जुड़ा तो फिल्म तो फिर क्या कहें, ये गीत सुनने वालों की जुबान पे हमेशा रहा है। और जब कभी इस प्रकार के क्षण आते हैं तो ये एक ऐसा कालजयी गीत है कि बरबस गुनगुना जाते हैं। और अब वापस आते हैं उनकी जो गीत रचनाएं और गीत संसार पर। उसके बाद नीरज साहब का पांव धीरे धीरे मुंबई में जम गया। मतलब अब लोग जानने पहचानने लग गए कि नीरज नाम का एक शख्स है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो गीत लिख रहा है। बात जो है 1968 की है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। नीरज वॉज अ यंग मैन, और उस वक्त जो है इतने बड़े बड़े नाम थे कि कोई भी आसानी से म्यूजिक डायरेक्टर किसी नए आदमी को मौका देता नहीं था।
तो शंकर जी के साथ जो है उनके पीएस थे राजेंद्र भाटिया, वो बाबूजी को जानते थे, तो उनसे कहा कि मैं आपकी मुलाकात शंकर जी से करवाता हूँ। बेसिकली उनका नाम था शंकर सिंह रघुवंशी जी, जिन्हें शंकर जी के नाम से जानते हैं। शंकर जयकिशन की जोड़ी जी, के जोड़ी शंकर जोड़ी तो बाद में बनी, पहले शंकर जी खुद अपना कंपोज किया करते थे। जी। तो उन्हें बुलाया और बाबूजी ने जो गीत लिखा था वो लेके चले गए राजेंद्र भाटिया के साथ, और शंकर जी ने गीत देखा और देख के बोले, क्या तू कौड़ी का गीत लिख रहा है, हटाओ से यहाँ से। वो स्टॉलवर्ट, बहुत बड़े आदमी थे वो। राजेंद्र भाटिया लेके गए थे, राजेंद्र भाटिया भी बहुत निराश हुए, यार नीरज तो बढ़िया लिखते हैं, दादा ने कैसे मना कर दिया। ये क्षण तो मुझे लगता है बड़ा एक बड़ा पीड़ा वाला। जी, यंग आदमी जो संघर्ष कर रहा है, हाँ। क्या एक्टिंग, जैसे कोई नया कलाकार है, क्या एक्टिंग कर, कुछ नहीं, मजा नहीं आया, चलो जाओ। तो लेके चले आए वो गीत। तो राजेंद्र भाटिया को भी बुरा लगा, उन्होंने कहा ऐसा करो नीरज, आप जो है ना गीत दोबारा लिख के लाओ और बढ़िया गीत लिख के लाओ। तो हमारी माँ बाबूजी के साथ थी, तो 16 साल 17 साल वो मुंबई में रहे। तो हमारी माँ बताती हैं कि बाबूजी ने अपने आप को कमरे में बंद किया और गीत लिखा था। मतलब ना खाना ना पीना, कुछ एक जुनून सवार हो जाए। ये खासियत मैंने उनकी लास्ट तक, एक जुनून था उनके पास। मैं एक एपिसोड और आपको सुनाऊंगा, बहुत ऐसा, मतलब मैं नीरज को अलमस्त यायावर मानता हूँ। बिल्कुल वही अलमस्त है यायावर, जी। जिंदगी भर वही रहे कि कहाँ बैठे हैं, राष्ट्रपति भवन में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, कोई वो नहीं, अलमस्त यायावर ही कर सकता। फकीर आदमी थे। जो जिज्ञासा हो रही है कि वो गीत कौन सा था। हाँ, तो वो गीत लिखा और लेके गए। अब उन्होंने कहा बैठ जाओ बाहर, और मैं देखा रहता हूँ। गीत दिया शंकर जी को, और शंकर जी ने गीत देखा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, अभी तक भाटिया साहब आए नहीं बात। तो आए वहां से, वो थोड़ी बार राजेंद्र भाटिया बाहर निकल के आए, नीरज चिंता मत करो, दादा की ढपली बज गई है, दादा से धुन नहीं बन रही है। तो वो गीत बड़ा इंटरेस्टिंग था, लिखे जो खत तुझे जो तेरी याद में, मतलब इतना पॉपुलर हुआ फिल्म का ये जी, गीत कन्यादान, था, वो जी। इतना पॉपुलर हुआ वो गीत। राजेंद्र भाटिया इतने खुश हुए, और उनके पास एक गाड़ी हुआ करती उस वक्त, स्टैंडर्ड हेरल्ड। फिल्मांकन जो किया गया है गीत का, जी। अब वो गाड़ी उन्होंने जो, जिसमें शशि कपूर वगैरह है, लिखे जो खत तुझे आशा पारेख और शशि आशा कपूर पारेख गा रहे हैं वो। मेन तो वो लीड में गाड़ी थे। जो है बाबूजी को गिफ्ट कर दी, जो हमारी जी। तरफ से तुम्हारा गिफ्ट है उसमें। जी। कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा जी। दिल ने कि तू आई, कहीं चटकी गली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। ये गीत के बोल, जी। मतलब ये वो जो गीत के बोल थे, ये निकले उस जो मंथन किया उन्होंने वहां। तो कन्यादान फिल्म में शंकर जयकिशन के संगीत के साथ ये फिल्म बनी, और उसके बाद तो फिल्मों का जिसे कहते हैं ना कि एक दौर शुरू हो गया, दौर लेकिन शुरू हो उसमें गया। थोड़ा सा ब्रेक आया। शंकर जी के अब मतलब ये समझ लीजिए कि पसंदीदा हो गए थे नीरज साहब, और बहुत पॉपुलर हो गया वो गीत, और पसंदीदा हो गए, उनकी टीम में शामिल हो गए। अच्छा, ऐसा भी था अपने गांग जी कि उस समय जो गीत लिखे जाते थे, गजलें थी, गीत थे, लेकिन जो हिंदी के जो गीत थे, मैं कहूंगी कि हिंदी गीत की स्थापना करने वाले हम कहेंगे कवि नीरज ही थे, जो पीड़ा के राजकुंवर थे, परंतु वो रूपनगर की शहजादी के लिए मिलन के गीत भी लिख सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने वो कहा ना आपसे कि वो दौर था, वो साहिर का दौर था, वो हसरत का दौर था, वो शैलेंद्र का दौर था। उर्दू शब्दों का और भाषा का मतलब एक स्तर था, उसका प्रयोग हो रहा था उस वक्त। बिल्कुल, मैं कहूंगी सुनहरा दौर था, बहुत सुनहरा दौर था। मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो अलग, मतलब एक विरासत थी और जिनको लोगों ने बहुत सुना, और पूरे देश में आज भी सुना जाता है उसके ऊपर, एक साहित्य लिखा जा रहा था। लेकिन नीरज, मुझे लगता है कि नीरज का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री में योगदान ये है कि नीरज ने शायद फिल्म इंडस्ट्री में ये बताया कि शुद्ध हिंदी में गीत ऐसे लिखा जाता है, और जो शब्दों का जो प्रयोग किया, वो सिर्फ मुझे लगता है कि एक ही आदमी था फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, म्यूजिक डायरेक्टर, जिसका मैं शत नमन करता हूं जिनको, और उनका नाम था एस जी बर्मन। क्या बात है, वाह। ही वॉज म्यूजिकल जीनियस। मैं आज भी ये बात मानता हूं कि जो शब्द आपने नए इस्तेमाल किए और उसको वो चला दे। हुआ क्या कि फिल्म में नीरज साहब जो लिख रहे थे, तो दादा के पास गए और उन्होंने एक अपना गीत लिखा। दादा पसंद भी बहुत करते हैं। उन्होंने कहा नीरज नैना। वाह। पूछी पिताजी ने कि ये दादा, ये गीत में नीरज नैना चलेगा? बोला नीरज चिंता नहीं, नीरज नैना चलेगा नहीं, दौड़ेगा, हम दौड़ाएगा इसको। नीरज नैना आ जरा। बोला हम सपनों की गीतांजलि है तू। अब देखिए क्या बढ़िया प्रयोग है, सपनों की गीतांजलि है तू, भंवरे की गुंजन है। वो जो है, यूं समझ लीजिए कि एस डी दाना वो गीत चलाए, और नीरज एक स्थापित नाम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हो गए उस वक्त। नीरज को देव साहब से जोड़ के देखा जाता है फिल्म इंडस्ट्री में आज भी, और जितना सम्मान देव साहब ने किया नीरज साहब को, और नीरज साहब ने जितना सम्मान देव साहब का किया, मुझे लगता है कि उनकी वो उम्र में ऊपर नीचे जरूर थे, लेकिन वो दोस्ती थी, वो दोस्ती सोलमेट वाली आत्मिक दोस्ती थी। देव साहब ने उनकी कविता एक महाराष्ट्र के कवि सम्मेलन में सुनी थी, और नीरज साहब को उन्होंने आके कहा स्टेज पे
आई विल गिव यू ब्रेक समडे। बाबूजी जब 68 में पिक्चर बन गई और उनके पास काम नहीं था, वो अलीगढ़ लौट आए, तो देव साहब अपनी पिक्चर बना रहे थे, तो उन्होंने पत्र लिखा, देव साहब आपने मुझे एक भरोसा दिया था, उन्होंने कहा तुरंत आ जाओ। तो अलीगढ़ से गए, 1 साल 1.5 साल का निर्वासन काटने के बाद वो वहां पहुंचे हैं और देव साहब ने अपनी पिक्चर का पहली डायरेक्टेड मूवी का उन्हें ब्रेक दिया। और जो गीत लिखे गए उसमें, वो अविस्मरणीय, प्रेम पुजारी में जो गीत प्रेम पुजारी जी, अद्भुत गीत लिखे गए, शब्दावली, भाषा, सिचुएशन, अगर आप सारी चीजें देखें मतलब अद्भुत हैं। हमें प्रेम के पुजारी और एस डी नाना तो क्या खुद बात है जी। मुझे लगता है कि शायद 2-3 ही लोग हैं एस डी नाना जिनके गाने गाए हैं, कहा रे हिमालय ऐसा कहा री गंगा। तो वो जो प्रेम पुजारी, हम है प्रेम के पुजारी, हम है रस के भिखारी, तो मुझे लगता है कि एस डी दाना साहब कमाल किया है उस ये फिल्म भी ऐसी कमाल की थी जिसमें कि बिल्कुल निर्देशन और लेखन देवानंद साहब का था, सारे गीत नीरज जी ने इसके लिखे, और सचिन दा का जो संगीत था वो तो इतना सुमधुर, इतना मीठा, और हम कहेंगे कि आज भी लोगों के दिलों में बसता है ये संगीत। इसमें गीत है रंगीला रे। हाँ, जब गीत लिखा गया तो इस गीत की खासियत ये है कि अगर आप इसे कागज पे उतार के देखेंगे तो इस गीत में मुखड़ा नहीं है। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है अंतरा मेरा मन। आप इसे गा के बोल सकते हो, छलिया रे न बुझेगी किसी जल से ये जलन, ये अंतरा है जी। अब गाने में मुखड़ा नहीं, तो पहली बार ऐसा प्रयोग हो रहा था कि साहब गीत के अंदर जो है मुखड़ा नहीं है और अंतरे पे गीत बनाया जा रहा है। तो बाबूजी से कहा जी ना आप गा के सुनाओ नीरज, कैसे गाएगा? तो बाबूजी ने गुनगुनाना शुरू किया, बोला यही धुन है, हम यही धुन बनाएगा। अरे वाह, इसे गा के क्या बात तो है। वो सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ वहीदा रहमान है और गाना गा रहे हैं, तो मुखड़ा मिसिंग है और डायरेक्ट गीत जो है स्ट्राइक कर रहा है अंतरे के ऊपर। तो ये सबसे बड़ी खासियत रही लता जी के आलाप से मैं वही कह रहा हूँ, मुखड़े मैंने ऐसा नहीं, अंतरे रंगीला रे, रंगीला रे, ओ रंगीला, जी है ना? जी। मतलब इसको कल्पना भी करना बिल्कुल एकदम मौलिक है, ये बिल्कुल ये बिल्कुल मौलिक प्रयोग है, शब्दों का मौलिक प्रयोग है, संगीत का मौलिक प्रयोग है, और मुझे लगता है यही कारण है कि इस फिल्म के गाने हिट हुए और फिल्म फेयर अवार्ड मिला। बिल्कुल मिला। वो फिल्म फेयर अवार्ड बाबूजी को प्रेम पुजारी के लिए 3 बार नॉमिनेट हुए, इनफैक्ट 4 बार नॉमिनेट हुए। 70 में जो मैं आपसे जिक्र करने वाला था, चंदा और बिजली में बाबूजी को एक सिचुएशन दिया गया कि आपको एक गीत लिखना है और भजन लिखना है। फिल्म इंडस्ट्री में आज तक के इतिहास में कभी भी किसी भजन को आज तक फिल्म फेयर अवार्ड नहीं दिया गया। काल का पहिया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले लेके, कभी बारात कभी खाली हाथ चले। तो ये जो गीत है ये भजन था, और 70 में पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में जब किसी भजन को वो किया गया, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा योगदान आज तक फिल्म इंडस्ट्री में नहीं रहा कि किसी भजन को जो फिल्म फेयर अवार्ड दे दिया गया। जी बिल्कुल, ये गीत भी हम कहें कि बार बार लोगों की जुबान पर आता है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान, और आज हम बातें कर रहे हैं कवि नीरज के रचना संसार की और उनके लिखे हुए गीतों की, कविताओं की, और उनके बारे में बता रहे हैं उनके सुपुत्र मृगांक प्रभाकर जी, जो हमारे साथ इस समय एफएम के स्टूडियो में मौजूद हैं। ये बातें इतनी दिलचस्प थी कि उन्हें इस छोटी सी अवधि में समेटना बड़ा मुश्किल था, और आप इसका दूसरा भाग सुन पाएंगे अगले रविवार इसी समय, तो सुनना मत भूलिएगा। फिलहाल रश्मि कुकरेती आपसे कहती है नमस्कार।